हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम लोग सिखिज्म के बारे में करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मिडाइवल पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक सिख धर्म का कैसे कैसे उद्भव हुआ, उनका कैसे विकास हुआ, उसके अंतर्गत जो 10 गुरु आते हैं उनके बारे में एक एक फैक्ट देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट भी हैं और इसमें आपको पीवाईक्यू भी दिख जाएंगे। इसके साथ में ही हम लोग एंग्लो सिख वार भी करने वाले हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिख धर्म की, किसे हम लोग सिख धर्म कहेंगे, तो उसको देखते हैं। बात है मिडाइवल पीरियड की। अगर हम 14वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के बीच की अगर ईरा को अगर देखें तो उस समय जो भक्ति परंपरा थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब ये कतई नहीं है कि ये भगवान को मानने से इनकार कर देते हैं, दोनों अपने इष्ट को मानते हैं, यानी कि दोनों ये नहीं है कि ये जो है नास्तिक हैं ये आस्तिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि भगवान का निराकार रूप, मतलब कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ये निर्गुण भक्ति के अंतर्गत नहीं माना जाता है। सगुण भक्ति में भगवान का एक रूप दे दिया जाता है, या कहें उनकी एक मूर्ति बना दी जाती है। जैसे राम भक्ति धारा आप पढ़ते हो, कृष्ण भक्ति धारा आप पढ़ते हो, राम के अंतर्गत आप तुलसीदास जी को पढ़ते हो, कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आप लोग जो है सूरदास जी को पढ़ते हो। तो ऐसे निर्गुण भक्ति में भी आप लोग कबीर को पढ़ते होंगे। तो उन सबको, तो उसी में से निर्गुण भक्ति धारा में ही एक धर्म का उद्भव होता है, या कहें जिसे हम लोग सिख धर्म कहते हैं। बात है ये 1469 की। 1469 में गुरु नानक जी, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु भी माने जाते हैं, इनका जन्म होता है 1469 में। कहाँ पे? ननकाना साहिब में। और यही जो है सिख धर्म के संस्थापक भी होते हैं। ये जो है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। लंगर को स्टार्ट करने वाले कौन है? गुरु नानक जी। आप लंगर देखते होंगे ना, अगर कोई भी गुरुद्वारा होगा जो सिख धर्म से रिलेटेड है, जैसे आप अगर दिल्ली में देखते होंगे बंगला साहब गुरुद्वारा है सीपी के पास में, शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक में, ऐसे अमृतसर में आपको दिखेगा, वहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल। तो वहाँ पे क्या होता है? लंगर खिलाया जाता है। लंगर का मतलब है कि वहाँ पे लोगों को बैठा के वैसे खाना बराबर सुबह शाम ऐसे खाना खिलाते हैं, तो उसी को लंगर रूप दिया जाता है। ठीक है। इसके पहले भी हम लोग फंडामेंटल जब राइट कर रहे थे वहाँ पे लंगर टर्म जोड़े थे ना, आर्टिकल 27 से, कि लंगर वगैरह के लिए जो है ये टैक्स वगैरह उनसे छूट दी जाती है। अब बात करते हैं, गुरु नानक जी ने ही संगत सभा की भी स्टार्टिंग करी थी। यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन किसके जो है कंटेम्प्रेरी में कौन चल रहा था, तो उसको देखते हैं। जैसे ये जो है बाबर और हुमायूं के पैरेलल चल रहे थे, या कहें जिस समय बाबर और हुमायूं का जो काल है वही जो है वही समय इनका भी है, गुरु नानक जी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु। दूसरे गुरु अंगद को बोला जाता है। ठीक है। तो इनको जो है इन गुरुमुखी लिपि, आप लिपि पढ़ते हो ना, जैसे देवनागरी लिपि पढ़ते हो हिंदी के लिए, ऐसे जो पंजाबी है, ठीक है, या कहें सिख की जो लिपि है उनकी क्या है? गुरुमुखी लिपि है। और इन्होंने लंगर तो चलाने का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक जी को। लेकिन लंगर को अस्थाई करने का श्रेय, अस्थाई रूप से लंगर चलाने का श्रेय जो है गुरु अंगद जी को जाता है। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं गुरु अमरदास की। अमरदास जो है बैसाखी को त्यौहार के रूप में मनाने की स्टार्टिंग कौन करते हैं? गुरु अमरदास। बात करते हैं लवन की। लवन एक प्रकार की वैवाहिक पद्धति है, या कहें विवाह करने की पद्धति है। जैसे आप हिंदू धर्म में देखते होंगे जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं। ऐसे जो सिख धर्म है बेसिकली ये हिंदू धर्म से थोड़ा सा अलग करने के लिए, या कहें थोड़ा सा अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इन्होंने विवाह की एक पद्धति शुरू की थी। इसमें जो है 7 की जगह पे 4 फेरे लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु अमरदास के द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे कौन है? गुरु रामदास। रामदास से याद रखोगे, रामदास ने एक शहर बसाया जिसे रामदासपुर जाना जाता है, और बाद में यही चल के अमृतसर नगर के नाम से फेमस हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा इसमें जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि कौन पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इसको देख लेते हैं। जैसे 2 पे है गुरु अंगद हैं। ठीक है। तो 2 से क्या याद रख सकते हो? अंगद की इमेज आप लोग याद रखो। अंगद का जो पैर जब वो रख देते हैं तो जितने भी लोग आते हैं, जैसे अगर किसी ऐसे पुरुष का हो या ऐसे लोग का हो तो एक हाथ से पैर को उठा देते हैं, लेकिन अंगद का पैर दोनों हाथों से उठाना पड़ा, तो दोनों हाथों से उठाने पड़ा तब भी नहीं उठा। तो 2 से क्या याद रखोगे आप लोग?
अंगद, 2 से अंगद, 3 से क्या, अमरदास। ठीक है, जैसे 3 लोग हैं ना, अपने लोगों में माना जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, यही लोग क्या हैं, अमर हैं। तो 3 से कौन अमर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 3 अमर, याद रख लेना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे, 5वें पे कौन आता है, इसलिए हम लोग देख ले रहे हैं। चौथे नंबर पे राम। राम कितने भाई थे, 4 भाई थे। ठीक है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ठीक है, तो 4 से आप लोग क्या याद रखोगे, रामदास। 5 से क्या याद रखोगे, 5वें नंबर पे कौन है, गुरु अर्जन देव। तो गुरु अर्जन कैसे याद रखोगे, अर्जुन से। अर्जुन कितने भाई थे, 5 भाई थे। ठीक है, तो अर्जुन हो गए, भीम हो गए, युधिष्ठिर हो गए, नकुल हो गए, सहदेव हो गए। तो 5 से कितने भाई, अर्जुन, तो इसमें कौन आ जाएंगे, अर्जन देव आ जाएंगे। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ जो है सिख धर्म का सबसे पवित्र बुक है। जैसे आप लोग देखते हो, मुस्लिमों में देखते हो कुरान देखते हो, हिंदुओं में देखते हो गीता देखते हो। ठीक है, तो ऐसे जो है इनमें जो सबसे पवित्र बुक है उसको क्या बोलते हैं, आदि ग्रंथ बोलते हैं। इसमें ये नहीं है कि इसमें सिर्फ गुरु नानक जी का ही है या जितने गुरु हैं इनके वाणी या इनके जो है अमृत वचनों को रखा गया है। इसके अंतर्गत आपको बाबा फरीद के भी मिल जाएंगे, कबीर के भी मिल जाएंगे, रैदास के मिल जाएंगे। इनके जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको जो है आदि ग्रंथ के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आज से क्या याद रखोगे, अर्जन क्या, आदि ग्रंथ। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने 2 तालाब बनवाया था, एक अमृतसर तालाब और दूसरा संतोषसर तालाब। अमृतसर तालाब यही बाद में इसी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे ना, अमृतसर तालाब के अंदर ही हरमिंदर साहब बना हुआ है, हरमिंदर साहब बने हुए हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, हरमिंदर साहब को ही गोल्डन टेम्पल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि हरमिंदर साहब का निर्माण कौन कराया था, तो आप लोग क्या बताओगे, गुरु अर्जन देव। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस समय जहांगीर का लड़का था खुसरो। ये जो है अपने पिताजी के प्रति ही क्या कर देता है, बगावत कर देता है। और खुसरो जो है अर्जन देव से हेल्प मांगते हैं, और ये तो वैसे ही गुरु हैं, गुरु किसी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है खुसरो को शरण दे दी, और इससे जो है जहांगीर जो है खफा होता है और गुरु अर्जन देव को मार देता है, या कहें उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं 6वें गुरु हरगोविंद की। हरगोविंद के लिए इतना याद रखो कि ये जो है अकाल तख्त का निर्माण करवाए थे। अकाल तख्त बेसिकली जो है जो न्याय संबंधी इन सब में वो होते हैं, जैसे एक प्रकार की अथॉरिटी है इनके पास में, जो न्याय संबंधी मामले होते हैं, न्याय संबंधी। और इसके साथ में अगर आप लोग देखेंगे जो और भी दुनियादारी से रिलेटेड जितने भी मामले हैं जो सिख धर्म के लिए जाते हैं, वो कौन लेते हैं, ये अकाल तख्त वाले ही लेते हैं। टोटल 5 अकाल तख्त हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। जो पहला अकाल तख्त कौन बनवाया, गुरु हरगोविंद। अब बात करते हैं, इन्होंने जो सिख धर्म है उसको लड़ाकू समुदाय के रूप में कौन बनाने की श्रेय किसको जाता है, गुरु हरगोविंद को। इसमें जो खालसा को मानने वाले हैं, ठीक है, उनको जो है विशेष रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाता है, या कहें उनको जो है लड़ाकू समुदाय के रूप में बदला जाता है। तो ये हो गया, कौन इसको चलाया, गुरु हरगोविंद। क्या क्या, अकाल तख्त। और जो सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तन का श्रेय भी किसे जाता है, गुरु हरगोविंद को। अब बात करते हैं, इसके बाद 2 गुरु और आते हैं, लेकिन ये जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या कहें इनके बारे में कम ही फैक्ट हैं, या जो एग्जाम में पूछे जाएं तो ऐसे कोई मिले नहीं मुझे। तो एक है हरि राय, और 8वें नंबर पे है हरकिशन। 7वें पे हरि राय, 8वें पे हरकिशन। तो 7, 8 से याद रखना कि हर से कोई आएंगे। अब बात करते हैं 9 नंबर पे हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर किसके पैरेलल चल रहे हैं, औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब, ये बात है, अगर आप लोग देखेंगे जैसे कश्मीरी पंडितों का मामला अभी आप लोग देखते हैं कि 1992 या 1991 के बाद से ये थोड़ा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। उनको जो है, जैसे जो कश्मीरी पंडित थे वो औरंगजेब के टाइम पे भी उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। अगर आप कश्मीर वाला रीजन देखेंगे तो कश्मीर वाले रीजन में जैसे ये हो गया पंजाब आपका, ये हो गया पंजाब, ठीक है, और ये हो गया कश्मीर। यहाँ पे रहने वाले हैं कश्मीरी पंडित, ये पंजाब। और उस समय अगर आप लोग देखेंगे जो सिख साम्राज्य है इसके अंतर्गत आपका पंजाब भी आ रहा है, कश्मीर भी आ रहा है, उधर से पाकिस्तान का जो भी पेशावर का इलाका है, लाहौर का इलाका है, खैबर पख्तूनवा का इलाका है, वो सब किस में आ रहे हैं, सिख साम्राज्य में आ रहे हैं। तो कश्मीर में हो रहा था, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ में
जो वहाँ के सिख हैं उन सब का धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम बनाया जा रहा है। तो ये लोग जो है सिख पंडित आते हैं किसके पास में, गुरु तेग बहादुर के पास में आते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं, आप जो है इसके लिए कोई कदम उठाइए। तो गुरु तेग बहादुर किसके पास आते हैं, औरंगजेब के पास। लेकिन औरंगजेब सोचता है कि अगर जो है लोग तो यहाँ से बच के किसके पास आए, गुरु तेग बहादुर के पास। अगर हम गुरु तेग बहादुर का ही अगर मतलब कि अगर इन्हीं गुरु जी का ही अगर धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं तो बाकी लोगों का भी समझो एक प्रकार से हो जाएगा। एक प्रकार से ये जो है एक बेस एक क्रिएट करना चाह रहे थे कि गुरु तेग बहादुर अगर धर्म परिवर्तन कर लिए यानी कि सब कर लेंगे, तो ऐसा इनका मानना था। तो औरंगजेब जो है ज़बरदस्ती गुरु तेग बहादुर के साथ में करने लगे, बोले कि आप जो है इस्लाम धर्म आपको कबूल करना ही करना है। तो ये मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूँगा, और इसके लिए जो है इनकी हत्या भी कर दी जाती है गुरु तेग बहादुर की। अब बात करते हैं इसके बाद अगली बात करते हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है या कहें ये जो है एक पंथ का निर्माण करते हैं जिसे खालसा पंथ कहते हैं। 1699 में जो है खालसा पंथ बनाते हैं। खालसा का मतलब इतना, खालसा का मतलब पवित्रता से है और पंथ का मतलब रास्ते से है, यानी कि ऐसे सिख या कहें कि इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो पवित्रता, जो पवित्र मार्ग पर चलते हैं, ऐसे आप लोग समझो। तो खालसा पंथ का निर्माण कौन किया, गुरु गोविंद सिंह किए। ठीक है, इनके 2 लड़के थे, एक का नाम था जोरावर सिंह, एक का नाम था फतेह सिंह। फतेह सिंह की एज जो होगी वो लगभग होगी 6 साल या कहें 5 से 6 साल के बीच में है, और जो जोरावर सिंह है इनकी एज 9 साल की थी। तो इनके दोनों बच्चों को जो है यही औरंगजेब का ही टाइम था, इनको जो है इनको सिख धर्म से इनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनके साथ में वही ज़बरदस्ती की जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं या कहें अपने प्राणों को बलिदान दे देते हैं, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं करते। जब भी आपको लगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमको घेर के रखी है, तो इन 2 छोटे छोटे बच्चों को याद करिएगा कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी इनके सामने, लेकिन इन्होंने उसके सामने नतमस्तक नहीं किया। या कहें कभी भी अगर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर समझौता करना पड़े, आप लोग उसको, कोई भी चीज़ हो जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा भी नीचे करे उसको छोड़िए। ठीक है, लेकिन अपनी चीज़ों से, अपने धर्म से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी समझौता मत करिए। ठीक है, जो हमें ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिखा कर जाते हैं, आप लोग ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जोरावर सिंह फतेह सिंह को इस्लाम धर्म न कबूल करने पे इनको जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाता है। तो ये एक करंट का मुद्दा है। आप लोग देखेंगे कि हमारे पीएम जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इनका जो है एक विचित्र नाटक इन्होंने लिखा है। तो विचित्र नाटक क्या है, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, इन्हीं की आत्मकथा है। इनकी 2 रचनाएं हैं, एक का नाम ये जो है इन्हीं की रचना है। ठीक है, 2 बुक इन्होंने लिखा था, एक का नाम जफरनामा है, एक का नाम कृष्ण अवतार है। ये दोनों तीनों फैक्ट जो है कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, जैसे पीसीएस में पूछा है। ठीक है, और अलग अलग एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग याद रखिएगा। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा, जफरनामा, कृष्ण अवतार, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं जो 10वें गुरु थे, 10 के बाद ही गुरु परंपरा में बस लग गया, यानी कि 10 के बाद बस, इसके बाद जो है गुरु परंपरा खत्म हो जाती है, या कहें जो इनका एकमात्र गुरु मान लिया जाता है वो समझो आदि ग्रंथ को ही ये लोग अपना गुरु मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं बंदा बहादुर। ठीक है, तो बंदा बहादुर हम लोग किए थे ना, फर्रुख सियर इनकी हत्या करवा देता है। ठीक है, तो ये वही हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद रणजीत सिंह की। बंदा बहादुर कैद से छुड़ाने वाला कौन था, बहादुर शाह प्रथम, या कैद में रखने वाला कौन था बंदा बहादुर को, औरंगजेब। कैद से कौन छोड़ा था, बहादुर शाह प्रथम। इनकी हत्या कौन करवाया, फर्रुख सियर। तीनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं रणजीत सिंह की। तो रणजीत सिंह कौन सी, जैसे अगर आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के बाद से ही जो पूरा का पूरा पंजाब का इलाका है या कहें जो सिख धर्म है वो कई मिसल में बट गया। मिसल एक प्रकार से प्रांत है, जैसे आप लोग इसमें एक सुकर चकिया मिसल पढ़ते हैं, अहुलवालिया मिसल पढ़ते हैं। ठीक है, उसी में से 12 मिसलें थी। टोटल कितनी मिसल थी, 12। समझो एक प्रकार से 12 प्रांत थी, उसमें से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, उसी से कौन बिलोंग करता था, रणजीत सिंह। ठीक है, तो ये जो है इनकी जो फौज थी, जैसे एशिया में
दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज किसके पास थी? ये थी रणजीत सिंह के पास में। पहले नंबर पे कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों में अगर वो देखें, ये जो है जो इनकी रणजीत सिंह की जो फौज थी वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों लोगों से मतलब बराबर वो दक्ष थी। तो ऐसे याद रखिएगा, या कहें दोनों के पास में जो अच्छी चीज़ें थी वो किसके पास थी? रणजीत सिंह के फौज के पास थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1809 का टाइम है। थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं। उधर फ्रांस में आप लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति उधर चल रही है, ठीक है, और इधर रूस में भी आप लोग देखेंगे कि वैसा कुछ चलने वाला है। बात करते हैं, ये है 1809 की, और उसके पहले से आप लोग देखेंगे जो टीपू सुल्तान के टाइम से ही आप लोग देखेंगे जो नेपोलियन बोनापार्ट है। तो ऐसा माना जा रहा था, अंग्रेजों को ये लग रहा था टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट से हेल्प लेके कहीं वो भारत पे आक्रमण करने की ना सोचे। तो ये लोग जो है जो अपना नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है उसको सेफ करने के लिए ये लोग समय समय पर जैसे लाहौर से संधि करते रहे, पंजाब वाले रीजन संधि करते रहे, उधर काबुल पहुंच जाते थे संधि करने। तो पूरा का पूरा अपना बचाव करते थे, कहीं जो है उस साइड से ये लोग आक्रमण न कर दें। ठीक है, तो बात है ये 1809 की। 1809 में एक बार जो है नेपोलियन बोनापार्ट जाते हैं रूस। ठीक है, और अंग्रेजों को अपने सूत्रों से पता चलता है कि नेपोलियन बोनापार्ट मतलब कि रूस के साथ में, रूस के मदद से जो है भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। अब इन लोगों की वही है कि ये लोग जो है डरते हैं, फिर जाते हैं रणजीत सिंह के पास में। ये बोलते हैं कि देखो जो सतलज वाला इलाका है, जैसे आप लोग नदियाँ पढ़ते हैं ना कि सबसे ऊपर कौन सी है? सिंधु। आप लोग पंजाब के ऊपर पंचनद आप पढ़ते हो ना, पंजाब का नाम ही पंचनद से पड़ा है। उधर एक क्या है? सिंधु है। सबसे ऊपर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, क्रम से ऐसे ही है। इसको एक बार समझ लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो ये सतलज है सबसे नीचे, अगर ये पंजाब वाला रीजन देखें तो सिंधु इधर से आ रही है, सतलज इधर से आ रही है। इन्होंने बोला कि जो ये सतलज के ईस्ट का इलाका है, ठीक है, सतलज के ईस्ट में कौन है? अंग्रेज हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो सतलज के ईस्ट का है ये जो है पूरा इलाका हमको होना चाहिए, ये मतलब ये हमारे अंतर्गत आना चाहिए। तो उसमें जो है उस समय एक मेटकाफ थे, ठीक है, और अंग्रेजों की तरफ से मेटकाफ और इधर से रणजीत सिंह। तो दोनों के बीच में जो समझौता होता है वो ये होता है कि जो सतलज के ईस्ट रहेंगे वो अंग्रेज रहेंगे और उधर जो है रणजीत सिंह का दारोमदार रहेगा या कहीं कब्जा रहेगा। अब बात करते हैं, एक फैक्ट इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। विक्टर जैकमा जो कि एक फ्रांसीसी यात्री है, फ्रांसीसी यात्री, ये जो है यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्योंकि उसमें जो है यात्री ट्रेवलर्स पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो विक्टर जैकमा, ठीक है, इन्होंने जो है इनको नेपोलियन की संज्ञा दी है। आप लोग नेपोलियन एक और पढ़ते हैं, कहाँ पे? समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं ना। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएंगे गुप्ता पीरियड में। ठीक है, अब बात करते हैं जब रणजीत सिंह की डेथ होती है 1843 में, जो है 1843 में, ठीक है, 1843 में दिलीप सिंह को जो है राजा बनाया जाता है और इनकी संरक्षिका कौन होती हैं? जिंद कौर होती हैं। ठीक है, बात है 1838 में जो है रणजीत सिंह की जब डेथ होती है तो उसके बीच में दो लोग आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अगले जो राजा बनते हैं वो दिलीप सिंह, इनकी संरक्षिका कौन बनती है? जिंद कौर। ठीक है, अच्छा, कौर जो है वहाँ का समझो एक प्रकार से सरनेम टाइप का है। जो लड़कियाँ हैं वो जो है सरनेम में कौर लगाती हैं और जो पुरुष हैं वो क्या लगाते हैं? सिंह लगाते हैं। ठीक है, तो जिंद कौर इनकी संरक्षिका बनी। ठीक है, इसके बाद जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग एंग्लो सिख वार करते हैं। ये जो है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने को मिल सकते हैं, जैसे चिलिया वाला युद्ध। चिलिया वाला युद्ध जो है यूपी पीसीएस में 2 बार पूछ चुका है, तो ये है अलग अलग पीसीएस में पूछा जा चुका है। या इस टाइम पे पहला जो वार है उस टाइम पे कौन सी संधि हुई या गवर्नर जनरल कौन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला कब से कब तक होता है? 1835 से लेकर 1846 तक। देखो 1838 में जब रणजीत सिंह की डेथ होती है उसके पहले अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं थी कि वो जो है रणजीत सिंह से भिड़ सके, या थी
तो मतलब कि एक पैरेलल थी, उनको लगता था कि अगर मैं रणजीत सिंह से भिड़ रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि सेकंड फौज इनकी भी थी और रणजीत सिंह भी अंग्रेजों की शक्ति से भली भांति परिचित थे, तो दोनों जो है एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो ऐसे समझो, तो कोई एक दूसरे से उलझा नहीं। लेकिन जैसे 1838 में जब रणजीत सिंह की डेथ होती है तो अंग्रेज और उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे जो इनका लड़का है वो 5 साल की एज में जो है राजा बनता है, और उस समय जो है जो इनकी संरक्षिका हैं तो ये भी जो है अंग्रेजों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगती हैं। उनको लगता है कि नहीं, जैसे रणजीत सिंह थे तो उनसे कोई नहीं उलझा, हमसे भी नहीं उलझेगा। तो ये जैसे ये अंग्रेजों के मामलों में हस्तक्षेप करती हैं जिंद कौर, तो अंग्रेजों को एक और मौका मिल जाता है। और उसी समय उनकी सेना जो है इनसे एक समझो कि जो दिलीप सिंह थे इनसे एक पत्र पे संधि, मतलब एक पत्र पे जो है लिखवा लेता है कि ठीक है हमको जो है आक्रमण करने का आदेश मिल गया इधर से। तो जो है पंजाब के रास्ते इधर आक्रमण कर देता है अंग्रेजों के एरिया में। अब अंग्रेजों को एक और मौका मिल जाता है, तो वो जो है लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में इधर से लड़ाई छेड़ देते हैं। अब बात है पहला जो अगर देखेंगे, पहली जो युद्ध है वो 1845 से लेकर 1846 के बीच में लड़ी जाती है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। संधि कौन सी होती है? लाहौर की संधि। इसके परिणाम पूछ सकते हैं, तो परिणाम जो सतलज का जो साउथ वाला इलाका है, मतलब सतलज के दक्षिण में जो ब्यास और सतलज, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना रावी ब्यास सतलज, जो ब्यास और सतलज के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, जैसे जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दोआब बोलते हैं। तो जो ब्यास और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र है वो भी अंग्रेजों को मिल गया। दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने महाराजा के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक काम इनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बोल दिया और एक उसमें एक शर्त लगाई, जो पंजाब के अंतर्गत जो जॉब होगी, जो नौकरी करेंगे, जो यूरोपियन में फ्रांसीसी भी हैं, ठीक है, उसके साथ में फ्रांसीसियों के साथ में अंग्रेज भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि यूरोपियन जितने भी काम करें उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही काम करेंगे पंजाब में, तो नौकरी किसको मिलेगी? सिर्फ अंग्रेजों को मिलेगी, ठीक है। ये भी एक शर्त जो है उन्होंने इनके सामने रख दी। अब बात है इसमें जो है, जैसे ये क्षेत्र उन्होंने ले लिया, कश्मीर वाला क्षेत्र ले लिया, तो उससे जो है इनको जो एक प्रकार की अपमान जो है दिलीप सिंह को लगता है, या कहें कि इन सबको लगता है, तो इन्होंने जो है ज़्यादा दिन तक तो ये रह नहीं पाए। फिर 1848 से 1849 के बीच में दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाता है? लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है। और इसमें जो संधि होती है, इसमें गुजरात की संधि होती है, और इसके अंतर्गत ही उन्होंने पंजाब राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, या कहें ब्रिटिश साम्राज्य में जो है विलय कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है। और इसी टाइम पे जो है जो दिलीप सिंह थे उन्होंने कोहिनूर हीरा, इसका एक अपना इतिहास है। जैसे गोलकुंडा से कोहिनूर हीरा निकला था, किसने पाया? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर लाके किसको देता है? वो देता है मलिक काफूर से। फिर वो धीरे धीरे चलते चलते औरंगजेब के पास में आता है, फिर औरंगजेब से ऐसी चीज़ चलती हैं, उसको बाद में देखेंगे। खैर, दिलीप सिंह कोहिनूर हीरा किसे देते हैं? डलहौजी को। और डलहौजी जो है दिलीप सिंह को कहाँ भेज देते हैं? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और वहाँ पे उनको जो है पेंशन के तौर पर रख दिया जाता है। ये जो ये एंग्लो सिख वार का दूसरा युद्ध है, इसको चिलिया वाला युद्ध भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग याद रखिएगा। एक्चुअली जो पंजाब है, पंजाब में ही एक प्लेस है, पंजाब के अंतर्गत ही एक प्लेस है चिलिया वाला। ये युद्ध चिलिया वाला में लड़ा गया था, इसलिए ये जो है युद्ध चिलिया वाला के नाम से भी फेमस है। तो ये तो हो गया आज का, इतना सिख के बारे में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन शायद ही बने। आप लोग इसको एक बार देखिएगा। कल के जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जो छोटे छोटे और बने हैं, वो 15 से 20 मिनट के हैं, उनको जो है एक बार में ही एक जगह हम लोग समराइज कर लेंगे। जैसे कुछ कन्फ्यूजन होता है लोगों को कर्नाटक में, मैसूर में, कि कर्नाटक मैसूर एक ही है क्या? जो आज का कर्नाटक मैसूर है क्या वही है, या फिर तमिलनाडु के भी क्षेत्र में आते थे? तो वो सब भी हम लोग कल के टॉपिक में करेंगे। उसमें हम लोग केरल को देख लेंगे, जाट को देख लेंगे, रुहेलखंड वही नजीब वाला, ठीक है, और कर्नाटक देख लेंगे। तो ये 3-4 जो बचे हैं, इसको जो है हम लोग कल के टॉपिक में कवर करके कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो इसके बाद जो टॉपिक होगा, अगला जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक होगा, वो हम लोग उसमें 1857 की क्रांति के पहले के जो नागरिक विद्रोह होते हैं, किसान विद्रोह होते हैं, आदिवासी विद्रोह होते हैं, उन सबको एक बार देख लेंगे। फिर सिपाही विद्रोह के साथ में ही हम लोग 1857 की क्रांति स्टार्ट कर देंगे। तो ये अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री ही इस वीक लेके चलते हैं। जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, करंट अफेयर्स में हम लोगों ने एक टॉपिक कर लिया था, उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूरे 1 साल का। लेकिन अभी जैसे इधर जितने भी एग्ज़ाम हैं वो शायद सितंबर लास्ट तक हैं। जैसे 30 सितंबर को शायद बीपीएससी का है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है आरपीएससी का है, और उसी समय आरओ या यूपीपीसीसी इन सब के एग्ज़ाम भी होने हैं। तो ऐसा हम लोग करेंगे कि जो इस महीने तक का है या 15 सितंबर के बाद जो है हम लोग, जैसे करंट अफेयर्स बन के रेडी है, जैसा मैंने बोला था कि स्टेट का करंट अफेयर्स भी 2-3 पेज में करा देंगे, जैसे आईआर का 1 पेज में कराया, और उसके साथ में जैसे हमने बोला था कि एक पेज में रिपोर्ट, 1 पेज में इंडेक्स, 1 पेज में इकोनॉमिक सर्वे, 1 पेज में बजट, ठीक है। तो ये सब जैसे मैंने बोला है, एग्रीकल्चर का, माइनिंग का, ये सब भी आपके एग्जाम के पहले हो जाएगा। जैसे अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग इसको देखना पसंद नहीं करेंगे करंट अफेयर्स का। 15 सितंबर तक का इसमें और ऐड ऑन करके हम लोग अगले ही मंथ में इसको अच्छे से कर लेंगे। तब तक हम लोग जीएस के जो भी टॉपिक हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ये कंप्लीट कर लेंगे, और उसके साथ में पॉलिटी के भी टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।